Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Friend, my name is Nesha and I am working in a केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट फैब 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आ रखे हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, एचटेट एग्ज़ाम के लिए, रीट के लिए. ये है पार्ट 4. इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं और उन जैसे ही क्वेश्चन आपको फरवरी 2026 में भी देखने को मिलेंगे. चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए अपने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा. ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो जो है सपोर्ट करता है. बेस्ट पोर्टफोलियो नहीं. ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो हाँ ये करता है. स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं. स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट नो. तो राइट आंसर कौन सा होगा, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो. ठीक है, वृद्धि और अधिगम प्रगति जो ही निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को जो है सपोर्ट करती है क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही है, लर्निंग प्रोसेस हो रही है, कंटिन्यू जो चीज़ चल रही है. ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बोला है, कंटिन्यूस. तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर इज पॉइंट नंबर 2. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन एंड रीज़न यानी पहले कथन और उसका रीज़न दिया जाता है नीचे, कारण क्या है उसका. तो क्या बोल रहा है ये, असर्शन में बोल रहा है टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसनेस वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन, यानी शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रहों की जांच करनी चाहिए. इसका क्यों करनी चाहिए, क्या रीज़न है. द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हाइंडर्ड बाय फंक्शन ऑफ फिक्सनेस, क्योंकि समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है. क्यों करनी चाहिए, अब आप मुझे बताओ क्या ये आंसर सही है कि गलत है. सो फ्रेंड्स, जो ए है वो भी ठीक है, आर भी जो है ठीक है. ठीक है, टीचर को जो है अपने बिहेवियर एटीट्यूड की जो बायसनेस चीज़ें टीचर गलती से कर पाता है कि एक बच्चे को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना, एक बच्चे को थोड़ा नहीं देना, वो उसको जो है कंटिन्यू एग्जामिन करना चाहिए ताकि किसी भी टाइप का कोई बायसनेस स्कूल में ना करे टीचर. ठीक है, पर जो आर है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस, ये जो समस्या समाधान प्रक्रिया है एक काम करने की जो फिक्सनेस है कि हाँ ऐसे ही काम होना चाहिए, वो उस चीज़ को जो है क्या करती है, रोकती है, बाधित करती है कि हाँ फिक्स जो कोई भी चीज़ अगर फिक्स्ड है तो वो आपको जो है प्रॉब्लमेटिक में जो सॉल्विंग एबिलिटी है उसमें जो है आपको हैंडल करेगी यानी बाधित करेगी. तो ए और आर दोनों ठीक है, पर आर जो है ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, सही आंसर चूज़ करते हैं. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो नहीं है. बोथ ए एंड आर ट्रू बट R is not the correct explanation of A. This one is correct. A is true but R is false, ये भी नहीं है क्योंकि R भी ठीक बोल रहा है. Both A and R are false, तो ये भी नहीं है. ठीक है, हमें देखना है कि दोनों सही है कि गलत है. उसके बाद क्या जो R है वो A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है. ठीक है, ये हमें देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टॉकिंग अबाउट हर पुअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अभी से यानी कि अपने मैथमेटिक्स में कम नंबर जब आते हैं तो अभी कहती है आई जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर, कि मुझे नंबरों के बारे में जो है ज़्यादा समझ नहीं है, उसको नंबर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है. अभी इज़ एट्रीब्यूटिंग हिज परफॉर्मेंस टू, वो जो है अपनी जो प्रदर्शन का परफॉर्मेंस का जो कारण है वो किसको ठहरा रही है, लक को ठहरा रही है. तो लक को तो नहीं ठहरा रही है, आपको दिख रहा है कि हाँ उसने लक की तो कोई बात करी ही नहीं है. टास्क डिफ़िकल्टी को भी नहीं ठहरा रही है. लैक ऑफ एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट्स की तो बात ही नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, लैक ऑफ एबिलिटी, कि उसको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में. ठीक है, योग्यता का अभाव है उसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लाइव वाइगोत्स्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि लाइव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण है. ठीक है, विद्यार्थियों की लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सही है. प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो गलत है. विद्यार्थियों को ऐसे काम प्रदान करना जो कि उसकी वर्तमान समझ के अनुरूप ना हो, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है. प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस. हाँ, थोड़ा हम इसको जो है देख सकते हैं कि बच्चों को ऐसा काम प्रोवाइड करना जो कि करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हटके है, थोड़ा उससे ज़्यादा समर्थन का है,
पर विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस, ठीक है, हम उसको अप्रोप्रिएट सपोर्ट और गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर पर आधारित, ठीक है, वक्त जो कि बच्चे की करंट लेवल पर आधारित है, उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट, ये तो गलत ही होगा, कोई सपोर्ट ना प्रोवाइड। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद वर्क दैट कैन मैनेज एंड कंप्लीट इंडिविजुअली, विद्यार्थियों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे कि व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके, ठीक है। ये और ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, पर हम क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू Vygotsky थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चे के अधिगम के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा बेटर दृष्टिकोण है, ठीक है। तो कौन सा होगा, दूसरा वाला, विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, ठीक है। तो दिस वन इज बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल होना चाहिए। टीचर इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये तो नहीं है। टीचर सर्व एज अ फैसिलिटेटर, हाँ ये है, हमने हमेशा बड़े जहाँ पे फैसिलिटेटर आएगा वो मोस्टली क्वेश्चन आंसर जो है सही होते हैं। टीचर एक सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, हाँ टीचर क्या करेगा, बच्चों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जिससे उनकी नॉलेज जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो, ठीक है। द टीचर इम्प्लीमेंट द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एज इट इज़, नहीं कि टीचर जो है जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको वैसे के वैसे ही उसको दे, नहीं। टीचर लीव्स द चिल्ड्रन एंड ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, टीचर बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देगा कि वो अपने आप अपने तरीके से काम करे, तो ये भी नहीं है। दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट इम्प्लीकेटेड, जो हॉवर्ड गार्डनर का कंसेप्ट है इंटेलिजेंट का वो क्या कहता है, ठीक है। गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है, क्या कहता है वो, एवरीवन प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे, गलत, कि हर कोई विश्व में जितने भी लोग हैं वो समान रूप से विश्व को समझते हैं, सेम तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये तो नहीं कहता वो। ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटी इन डिफरेंट डोमेन, राइट, दिस वन इज करेक्ट, कि हर कोई अपने अपनी उनकी एबिलिटी अलग है और डिफरेंट उनके अंदर योग्यताएं हैं, ठीक है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है, तो दिस वन इज करेक्ट। इंटेलिजेंस हैज़ ओनली वन डायमेंशन, तो ये भी गलत है। इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग, तो ये भी गलत है। बुद्धि केवल एक ही आयाम होता है, नहीं, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, नहीं, ये भी नहीं, तो ये दिस वन इज करेक्ट आंसर है। आपको इस तरीके से सारे आंसर पढ़कर उनमें से जो बेस्ट आंसर है वो आपको जो है चूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रन ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी इनमें से कौन सा कंसेप्ट बताया जिसके अकॉर्डिंग बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी दिमागी विकास जो है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है उसकी वो जो है धीरे धीरे जो है बढ़ रही है, डेवलप हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है, ठीक है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता, याद रखना माइंड की एबिलिटी को जो है विकास कर रहा है। एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड, एक्शन बेस्ड, यानी छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, ठीक है। सिंबल बेस्ड, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल, इमेज बेस्ड, एक्शन बेस्ड। तो इनमें से देखो बेटा, अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले बच्चा जो है करके सीखता है, क्रिया बेस्ड, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, एक्शन। आप देखो सबसे अच्छा बेस्ट क्या है, एक्शन करके सीखना, यानी कि इसमें सबसे पहला एक्शन कौन सा, फर्स्ट वाले में, ठीक है। उसके बाद बच्चा इमेज के थ्रू बच्चा अच्छे से सीखता है, ठीक है। पिक्चर्स हम बच्चों को दिखाते हैं, जो जॉन ब्रूनर था उसकी थ्योरी है ये। पहले बच्चा करके बहुत अच्छे से सीखता है, छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले ना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, हाथ पैर हिलाना, बोलना, करना। उसके बाद हम उसको इमेज के थ्रू चीज़ों को सिखाते हैं, पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं, देन वो सिम्बल्स पे आता है, ठीक है। लैंग्वेज है, कोई सिम्बल्स है, ये सब चीज़ें आती है। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा एक्शन, ठीक है, बच्चा सबसे पहले करके सीखता है, उसके बाद बच्चा इमेज के थ्रू सीखता है, फिर क्या आएगा, सिंबल इमेज। तो फर्स्ट आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। फिर है, टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, मतलब बच्चों को टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए इमोशनल सपोर्ट बच्चों को, ताकि वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग जो है उनकी हो सके। फिर इसका रीज़न क्या होना चाहिए, इमोशन एंड कॉग्निटिव आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ कॉम्प्लेक्स वे, कि इमोशन और कॉग्निशन जो है, यानी अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल हमारे जो है स्टेबल है, हमें किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा गम नहीं है, हम नॉर्मल हमारे इमोशन है, तो हम बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो हैप्पीनेस है, हम बहुत ज़्यादा खुश घूम रहे हैं सारे टाइम, तो हमारा ध्यान ना कहीं भी फोकस नहीं हो पाता, हम अंदर ही अंदर हम अपनी इमेजिनेशन करते रहते हैं। ऐसे अगर हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो भी हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो है ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर जो है ए की करेक्ट
एक्सप्लेनेशन। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आप डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट इज जस्ट कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है। फिर डेवलपमेंट अकर इन अ स्पाइरल मैनर नोट अ लाइनर, हाँ ये ठीक है कि डेवलपमेंट विकास क्या होता है, चक्रीय तरीके से होता है, देखा ना आपने, ऐसे करके चक्रीय तरीके से विकास होता है, ना कि एक रेखीय होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, नहीं, इट इज़ जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये विकास के विभिन्न पहलू परस्पर स्वतंत्र होते हैं, तो ये भी नहीं है। क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होते, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने व्यवहार को किस तरीके से नियमित करता है, किस तरीके से रेगुलेट करते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, नहीं ये तो नहीं है। फिर इनर यूज़ ऑफ इनर स्पीच, हाँ वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच का कंसेप्ट दिया कि बच्चा जो है अपने आप से बात कर आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा अपने आप को गाइड करता है। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं। यूज़ ऑफ सेल्फ रिन्फोर्समेंट भी, तो ये भी नहीं है। Which pedagogical approach would be adopted by teacher who firmly believe in constructivism to teach concept of floating and seeking to 5th क्लास चिल्ड्रन, यानी कि जो टीचर है वो कौन सा कंस्ट्रक्टिव, अगर मान लो वो टीचर जो है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में बिलीव करती है, ठीक है, कि हमें बच्चों को संरचनावाद के थ्रू, यानी कि करके सीखने पे जोर देना है, उसके थ्रू जो है बच्चों को सिखाना है। वो जो फ्लोटिंग एंड सीकिंग, यानी तैरने वाला और डूबने वाली जो चीज़ें हैं उसको सिखाना चाहती है क्लास 5th के चिल्ड्रन को, तो किस वे में सिखाएगी। आप इसी को देखो, उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद, ठीक है, तो लेक्चर मेथड तो नहीं आता है, शोइंग वीडियो भी नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता है खुद करके सीखना, ठीक है, संरचनावाद रचना करना। शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी नहीं है। तो गाइडेड डिस्कवरी, हाँ निर्देशित खोज, डिस्कवरी मेथड से खुद सीखना, प्रैक्टिकल करके सीखना, तो बच्चे जो है डेवलप होगा। फिर है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए यानी कि सार्थक अधिगम के लिए इनमें से कौन सी प्रभावी जो है टेक्निक जो है नहीं है इनमें से, ठीक है, प्रभावी टेक्निक नहीं है सार्थक अधिगम के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए नहीं है इफेक्टिव टेक्निक। तो रोट रिहर्सल नहीं है, देखा, रटन और दोहराव, जहाँ रटना आ गया वो तो बिल्कुल अपने आप में ही ठीक है, आप में पहले पॉइंट ही मिल रहा है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। मैनीमोनिक, यानी कि इसका मतलब होता है कि पिक्चर्स के थ्रू बच्चों की मेमोरीज बनाना, पिक्चर्स दिखा के बच्चों को शो कर उनके माइंड में चीज़ों को जो है स्टेबल करना। कंसेप्ट मैपिंग, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें एक चीज़ को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हुए किसी के साथ क्या रिलेशन है ऐसे ऐसे दिखाते हैं। इलेबोरेटेड रिहर्सल, विस्तृत दोहराव करना, तो ये भी नहीं है, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर, रोट रिहर्सल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वेल फॉर्मुलेटेड यानी अच्छे तरीके से बना हुआ क्रिटिकल थिंकिंग का जो क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही आपके सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको ऐसे दिखा सकूँ, वीडियो बना सकूँ, और साथ साथ में DD+B की भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो कंटेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बैक टू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल क्वेश्चन, ठीक है, वेल फॉर्मुलेटेड जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से बना हुआ आलोचनात्मक चिंतन वाला जो प्रश्न है, उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, नॉट, ठीक है, इट इज़ ओपन एंडेड एंड अलाउ फॉर मल्टीपल आंसर, ये तो है। इट इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, देखो ये खुला प्रश्न और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, ये है, ये प्राइमरली किस पे बेस्ड है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक है, यानी कि हम चीज़ों को बहुत ही डीप वे में एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं, ना कि जस्ट फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज। मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, तो इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, नहीं विशेषता। इट रिक्वायर एनालाइज एंड इवैल्यूएट ऑफ इन्फॉर्मेशन, देखा मैंने कहा था ना, एनालाइज कर रहे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे, तो ये भी है। इट प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये, दिस वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट ऑफ डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड। इक्विटी, ठीक है, ये बोल रहा है कि विविध
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, यानी कि क्लासरूम जो पैडागोजी है शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव, यानी इस जो क्लासरूम की जो पैडागोजिकल यानी कि हमारी जो पैडागोजिकल अप्रोच है, ठीक है, किसी भी डिफरेंट कल्चर को जो है एक्सेप्ट करने का, प्रमोट करने का और उसको जो है क्लासरूम में एक तरीके से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का, तो टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट फॉर डाइवर्स, ये किस लिए, ताकि जो बच्चे अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आए हैं उसको हम क्या कर सकें, उसकी नीड को, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उसको ये ना लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये सब कुछ मेरे से बहुत अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए। हमें इस तरह का इन्वायरमेंट क्लासरूम में प्रोवाइड करना है, उसे कल्चर को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम असेसमेंट। तो बेटा देखो ये जो पॉइंट है ना, आप एक तो जहाँ पे ओनली वर्ड आता है ना वो क्या है, नेगेटिव है, नहीं है, ठीक है। और ओनली तो स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट की ये जो चीज़ें हैं वो तभी हो सकती है जब हम स्टैंडर्डाइज करिकुलम असेसमेंट करें, तो ये तो अपने आप में ही गलत हो गया। तो ए ठीक है, आर का कुछ आर गलत है, तो ए एंड आर आर ट्रू नहीं, ये भी नहीं है, ए एंड आर आर ट्रू नहीं है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, जागृति हैज़ लर्न दैट हर डॉग, जागृति पता लगा है कि हाँ उसका जो डॉग है रस्टी इज़ अ गोल्डन रिट्राइवर, ठीक है, ये गोल्डन रिट्रीवर प्रजाति से है। व्हेन शी सी अनदर डॉग दैट लुक सिमिलर टू रस्टी बट इज़ डिफरेंट ब्रीड, कि जो वो एक दूसरा कुत्ता देखती है जो कि रस्टी ऐसा ही है पर वो डिफरेंट जो है नस्ल का है, ठीक है। शी कॉल इट अ डॉग टू, वो उसको भी जो है डॉग बोलती है कि ये भी कुत्ता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच कंसेप्ट डज द डेमोन्स्ट्रेट, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग कौन सा जो सिद्धांत है वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। तो ईगोसेंट्रिज्म, तो ये तो नहीं है, ईगोसेंट्रिज्म तो बिल्कुल नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रेमेंसी भी नहीं है, कंजर्वेशन भी नहीं है, फिर क्या एसिमिलेशन। हाँ, मैंने जो जीन पियाजे वाली थ्योरी बताई है उसमें मैंने जीन पियाजे के बारे में बताया, ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट प्रेमेंसी, कंजर्वेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, आत्मसातीकरण, जो नॉलेज जो स्कीमा हमारे पास पहले से होता है, ठीक है, जो नॉलेज जो सेट ऑफ नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है उसके अंदर हम न्यू नॉलेज को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और उससे जो कंसेप्ट निकल के आता है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। उसको पता था कि जो रस्टी है वो डॉग है और गोल्डन रिट्रीवर जो है ब्रीड का है, पर फिर एक और डॉग वो देखती है जो कि उसकी ब्रीड जो है डिफरेंट है, वो दिखता उसकी तरह ही है पर उसका जो नस्ल है वो अलग है, तो देख लेती है कि हाँ ये भी क्या है, एक डॉग है, यानी कि उसने जो प्रायर नॉलेज थी उसके अंदर एक न्यू नॉलेज को ऐड कर जो उसको एसिमुलेट कर लिया, ठीक है, एक नया कंसेप्ट निकाल दिया। तो दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। अगर आपने नहीं देखी, आपको पियाजे की कंसेप्ट नहीं पता है तो आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।